रोल्स रॉयस एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही सिर्फ एक चीज दिमाग में आती है, लग्जरी, क्लास एंड परफेक्शन। हर अमीर इंसान एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखता है। सरप्राइजिंगली रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। ये कहानी है एक सेल्फ मेड लेजेंड की, जिनका नाम है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। तो आइए जानते हैं हेनरी रॉयस की ये इंटरेस्टिंग कहानी। साल 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव ओल्वर्टन में एक जेम्स रॉयस नाम का व्यक्ति रहता था और इनके घर में 27 मार्च 1863 को जन्म होता है हेनरी रॉयस का। हेनरी रॉयस के पेरेंट्स एक फ्लोर मिल चलाते थे। जब रॉयस 4 साल के थे, उनका ये फैमिली बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया और फैमिली सड़क पर आ गई। इसके बाद रॉयस फैमिली को लंदन शिफ्ट होना पड़ता है नए काम की तलाश के लिए। पर ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। जब रॉयस सिर्फ 9 साल के थे, यानी कि 1873 का साल था, हेनरी रॉयस के जो फादर थे उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि हेनरी रॉयस के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी भी आ जाती है और रॉयस को छोटी उम्र से ही चाइल्ड लेबर करना पड़ता है। न्यूज़पेपर डिलीवरी करके जैसे तैसे अपनी फैमिली चलाते हैं। रॉयस की इसी मेहनत और लगन को देखते हुए उनकी एक आंट ने रॉयस को खुद के पैसे से ग्रीन नॉर्दर्न रेलवे में एज अ ट्रेनी ज्वाइन करवा दिया। रॉयस ने इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से लिया और अगले 3-4 सालों तक रॉयस ने दिन रात मेहनत की। 17 साल की उम्र तक आते आते रॉयस एक टॉप क्लास मैकेनिक बन चुके थे। रॉयस ने कारपेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल कर ली थी। अब अपने स्किल्स और परफेक्शन के दम पर इन्हें मैक्सिम नाम की कंपनी में एज एन इंजीनियर जॉब भी मिल जाती है और अगले 4 सालों तक हेनरी इसी कंपनी में काम करते हैं। लेकिन एक बार फिर से रॉयस के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जिस मैक्सिम नाम की कंपनी में हेनरी जॉब कर रहे थे वो अब बंद होने वाली थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। अब रॉयस के पास वैसे तो दूसरी कंपनीज में जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया और अपनी 20 पाउंड की सेविंग्स के साथ लिवरपूल से मैनचेस्टर पहुंच जाते हैं और वहां एक छोटे से ऑफिस से FH एंड रॉयस कंपनी की शुरुआत करते हैं। रॉयस ने अपने एक दोस्त अर्नस्ट क्लैरमोंट से भी 20 पाउंड की हेल्प ली और उन्हें भी अपनी कंपनी में पार्टनर बना लिया। इनिशियली रॉयस को सरवाइव करने के लिए सभी छोटे बड़े काम करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करने से लेकर लोगों के घरों में फिटिंग्स करने तक। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइट्स एंड फिटिंग्स की डिमांड काफी बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने आर्क लैम्प, बल्ब होल्डर्स एंड इलेक्ट्रिकल डोरबेल का काम शुरू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। रॉयस का लाइट्स एंड फिटिंग्स में जो परफेक्शन था वो सभी को पसंद आने लगा। 1900 तक आते आते कंपनी की सेल 20,000 पाउंड तक पहुंच गई। इस समय रॉयस अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के बारे में सोच ही रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसके लिए रॉयस बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। होता यह है कि ईयर 1901 में जर्मन और USA की कंपनीज ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री लेती हैं और कंपटीशन एकदम से बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्राइसेस एकदम से गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉयस इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। रॉयस जैसे इंसान के लिए परफेक्शन ही सब कुछ था, तो रॉयस के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। बिजनेस को क्रैश होते देख रॉयस की मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब होने लगती है। जब रॉयस ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और ट्रैवल के लिए कार यूज करने के लिए बोला, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम मिल सके। इसके बाद रॉयस एक 10 वीक लॉन्ग वेकेशन ले लेते हैं और अपनी वेकेशन के दौरान ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एक न्यूली पब्लिश बुक द ऑटोमोबाइल, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट को पूरा पढ़ लेते हैं। रॉयस को ये आइडिया भी नहीं था कि यही बुक आगे चलकर उनकी किस्मत बदलने वाली है। अब वेकेशन से वापस आने के बाद रॉयस डेकोविल नाम की एक कार भी खरीद लेते हैं, पर ये कार रॉयस जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए बिलो स्टैंडर्ड थी। अब रॉयस इस कार को खुद ही फिक्स करने लगते हैं, लेकिन जाने अनजाने में रॉयस ने इस कार को पूरी तरह से रिडिजाइन कर डाला और यहाँ से रॉयस को अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन भी मिल गया। इसके बाद रॉयस ने बिना किसी देरी के एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी न्यू कार को डिजाइन करना चालू कर दिया और डिजाइनिंग का काम खत्म होने के बाद कार को कास्टिंग के लिए वर्कशॉप में भेज देते हैं। रॉयस की ये न्यू कार शेप लेने लगती है और 1 अप्रैल 1904 को ये न्यू कार बनकर रेडी थी। अब रॉयस इस कार को रोड टेस्ट के लिए पहली बार ड्राइव करते हैं और अपने पहले ही टेस्ट में इस कार ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब रॉयस ने कार तो बना ली थी, लेकिन रॉयस इन कार्स को मार्केट तक पहुंचाने में कैपेबल नहीं थे और यहाँ पर एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रॉल्स की। चार्ल्स रॉल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे, अच्छी रिच फैमिली से आते थे। हेनरी रॉयस ने इन कार्स को एक एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया और वहाँ रॉल्स की नजर इन कार्स पर पड़ती है। वैसे तो चार्ल्स रॉल्स सुपीरियर कार्स का एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे, लेकिन वो रॉल्स द्वारा डिजाइन की गई इन कार्स
से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने रॉयस को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इंजीनियर की उपाधि तक दे डाली। अगले कुछ महीनों में हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स एक जॉइंट वेंचर के जरिए कार्स का बिजनेस करने का प्लान बना लेते हैं। इस जॉइंट वेंचर को नाम दिया जाता है रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस मॉडल 10 HP, 15 HP, 20 HP एंड 13 HP को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स को मोटर इंजन के साथ साथ मार्केटिंग की भी काफी नॉलेज थी। उनको मालूम था कि कार्स की मार्केटिंग के लिए रेसिंग टूर्नामेंट सबसे इजी रास्ता है। उन्होंने रोल्स रॉयस कार्स को रेसिंग टूर्नामेंट्स में उतारा और कई रेसिंग टूर्नामेंट्स जीते और स्पीड के न्यू रिकॉर्ड्स तक बनाए। इन सब की बदौलत लोगों के बीच रोल्स रॉयस एक सुपीरियर ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश हो गया। रोल्स रॉयस एक रॉयल एंड लग्जूरियस कार ब्रांड की तरह पहचान बनाने लगती है, लेकिन अभी उनकी सबसे बेहतरीन कार का आना बाकी था। दिसंबर 1906 में रोल्स रॉयस ने 40 हॉर्स पावर एंड 50 हॉर्स पावर की 6 सिलेंडर कार लॉन्च की। ये कार सिल्वर कलर की थी और चलाने में एकदम स्मूथ और साइलेंट थी। इसी वजह से इस कार को नाम दिया जाता है सिल्वर घोस्ट। ये कार उस समय की सबसे पावरफुल कार थी। मार्केटिंग के लिए उन्होंने कार का एक एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें कार को 15,000 माइल्स तक दिन रात चलाया गया, लेकिन सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी इशू के इस टेस्ट को भी पार कर लिया। चारों तरफ सिल्वर घोस्ट को बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के जैसे देखा जाने लगा और उस समय के किंग्स, क्वींस और हाई लेवल ऑफिसर्स की पहली पसंद बन गई और इस कार की डिमांड भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चार्ल्स रोल्स कार्स के साथ साथ एविएशन में भी काफी पैशनेट थे और रॉयस को प्लेन इंजन डिजाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन रॉयस मना कर देते हैं। चार्ल्स रोल्स अपने लिए राइट फ्लायर नाम का एक प्लेन खरीदते हैं, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। 12 जुलाई 1910 को फ्लाइट के दौरान किसी टेक्निकल खराबी की वजह से प्लेन क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 इयर्स के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले व्यक्ति बने। इस हादसे की वजह से रॉयस को काफी दुख पहुंचा। रॉयस इस लॉस से उभर ही रहे थे कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 1911 में उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगती है और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बाउल कैंसर है। इसके बाद उनकी एक मेजर सर्जरी हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि वो कुछ महीने ही जी पाएंगे, क्योंकि उस समय कैंसर ट्रीटमेंट भी कुछ खास नहीं थे। इस समय भी रॉयस हॉस्पिटल बेड से ही सिल्वर घोस्ट के डिजाइन एंड इंजीनियरिंग को इम्प्रूव कर रहे थे। फिर एक मिरेकल हुआ और रॉयस 100% रिकवर कर लेते हैं। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में कई सारे बड़े इंप्रूवमेंट्स किए, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशंस को इम्प्रूव किया गया और इंजन को भी और स्मूथ बनाया गया। इसी समय रॉयस ने देखा कि कार के बोनेट पे पर्सनलाइज मैस्कोट लगाने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की इमेज निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। इसलिए उन्होंने खुद का मैस्कोट भी डिजाइन कराया। ये मैस्कोट एलिनोर थॉर्टन नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस को डेडिकेटेड है। ये मैस्कोट सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। 1913 तक आते आते इनका प्रॉफिट 1 लाख पाउंड से भी ज्यादा हो गया था और रोल्स रॉयस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी और लोगों के बीच बहुत अधिक डिमांड होने की वजह से ये अपने ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने की सोच ही रहे थे कि कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से रोल्स रॉयस के सामने एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, वर्ल्ड वॉर 1 ने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था, क्योंकि यहाँ लोगों के पास खाने और बेसिक जरूरतों के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे समय में कोई लग्जूरियस कार्स कैसे ही खरीद सकता था। इस सब के वजह से रोल्स रॉयस को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। सभी को लगने लगा रोल्स रॉयस इस वॉर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश होने लगी और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ रोल्स रॉयस एंड बाकी लग्जूरियस ब्रांड्स के ऊपर। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी, लेकिन रॉयस ने हार नहीं मानी। रॉयस ने मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मीटिंग किया और ये समझाने में कामयाब भी रहे कि उनकी बनाई सिल्वर घोस्ट कार को कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद वॉर में आर्म्ड कार के जैसे यूज किया जा सकता है। इसके बाद रोल्स रॉयस को ब्रिटिश मिलिट्री से बल्क ऑर्डर मिलने लगते हैं। ब्रिटिश मिलिट्री ने परफॉर्मेंस को देखते हुए इन कार्स को बाद में एम्बुलेंस में भी कन्वर्ट करने का एक बल्क ऑर्डर दिया और सिल्वर घोस्ट एम्बुलेंस की वजह से वॉर में हजारों जिंदगियां बचाई जा सकी। ब्रिटिश मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करने से रॉयस ने रियलाइज किया ब्रिटिश एयरफोर्स प्लेन इंजन्स के लिए पूरी तरह से फ्रेंच कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लेन इंजन्स के लिए किसी ब्रिटिश कंपनी को डेस्परेटली सर्च कर रही है। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन करना सीखा और 1915 में फर्स्ट एरो इंजन द ईगल को लॉन्च भी कर दिया। द ईगल अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइटवेट और फ्यूल एफिशिएंट था। इन इंजन्स की वजह से ब्रिटिश आर्मी को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, बॉम्बिंग जैसे मिशंस में काफी फायदा हुआ और यही उनकी जीत का कारण भी बना। 1918 वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, लेकिन रोल्स रॉयस के लिए सिर्फ एक नए दौर की शुरुआत थी।
थी। रोल्स रॉयस का एरो इंजन में एंट्री लेना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, एक फैसला जो एविएशन का फ्यूचर बदलने वाला था। आज भी कमर्शियल एयरलाइन से लेकर मिलिट्री जेट्स तक दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट रोल्स रॉयस इंजन्स के साथ आसमान में उड़ान भरते हैं। लेकिन जमीन पर एक और मैदान जंग रोल्स रॉयस का इंतजार कर रही थी। साल 1925 तक लग्जरी कार मार्केट काफी ग्रो कर चुकी थी। बेंटली, डेलमर, कैडिलैक जैसे ब्रांड रोल्स रॉयस को चुनौती दे रहे थे। वहीं सिल्वर गोस्ट जो वर्ल्ड की बेस्ट कार मानी जाती थी, अब एक टफ कंपटीशन फेस कर रही थी। रोल्स रॉयस के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इतिहास का हिस्सा बन जाएं या फिर नया इतिहास लिखें। और रोल्स रॉयस ने दूसरा रास्ता चुना और जवाब था एक बोल्ड एंड पावरफुल कार, बेटर परफॉर्मेंस, 4 व्हील ब्रेक्स एंड अनमैच्ड लग्जरी, द न्यू फैंटम। फैंटम ने रोल्स रॉयस को कार इंडस्ट्री का किंग बना दिया। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी रॉयल्टी एंड परफेक्शन की। वहीं दूसरी तरफ बेंटली, एक और लग्जरी आइकॉन, बैंकरप्ट हो जाती है। और यहाँ भी रोल्स रॉयस ने एक बोल्ड मूव लिया और बेंटली को अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया। और इसके बाद हेनरी रॉयस ने एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर्स को डिजाइन करना स्टार्ट किया, एक ऐसी कार जो स्पीड और एलिगेंस का एक परफेक्ट फ्यूजन थी। लेकिन सर हेनरी रॉयस इस कार को कभी अपनी आंखों से नहीं देख सके और 22 अप्रैल 1933 में 70 साल के हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांस ली। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, एक परफेक्शनिस्ट के रूप में याद करती है। इसके बाद भी रोल्स रॉयस ने काफी शानदार गाड़ियों को लॉन्च किया, लेकिन रोल्स रॉयस के लिए 1960s का दौर उतना अच्छा नहीं रहा और एक वक्त आया जब एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग करना पड़ा। होता क्या है कि उस समय रोल्स रॉयस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बैंकरप्टी फाइल करता है। इसके बाद गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और रोल्स रॉयस एरोस्पेस बिजनेस को अपने अंडर ले लेती है एंड रोल्स रॉयस मोटर्स को एक प्राइवेट एंटिटी बना देते हैं। आज रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है, पर रोल्स रॉयस की लेगेसी आज भी वैसी की वैसी है। एक रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं, एक स्टेटस सिंबल है, एक कहानी है जिसे सर हेनरी रॉयस एंड चार्ल्स रोल्स ने लिखा है।